आज की इस कंपटीशन के दौर में जहां वेल एजुकेटेड मैनेजमेंट लीडर्स भी अपने बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं बना पा रहे हैं, वहीं दो योगी ने मिलकर कैसे इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी जो कि आज की डेट में इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट FMCG ब्रांड बन चुकी है और जिसके अंदर लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। और मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज और इतने कॉम्पिटिशन्स होने के बाद भी कैसे ये इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को बीट कर पाए, वो भी इतने कम समय में, जानेंगे इस वीडियो में। तो हम बात कर रहे हैं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे दो योगी ने मिलकर इंडिया के FMCG सेक्टर्स को ही चेंज करके रख दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है 1990 से, जब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण त्रिपुरा योग आश्रम में, जो कि हरिद्वार में स्थित है, वहां मिलते हैं। और काफ़ी जान पहचान होने के बाद ईयर 1993 में वो दोनों हिमालय चले जाते हैं और एक गुरुकुल में, जहां बाबा रामदेव योग की शिक्षा लेते हैं और वहीं आचार्य बालकृष्ण जी आयुर्वेद की शिक्षा लेते हैं। और कुछ महीनों बाद वहां से अपनी शिक्षा लेके वापस आते हैं। उसके बाद ये दोनों हरिद्वार की गलियों में ही साइकिल से आयुर्वेदिक च्यवनप्राश बेचा करते थे। और इनके इतने अच्छे आयुर्वेदिक नॉलेज को देखते हुए लोग इनसे जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, जैसे सर्दी खांसी बुखार और इसके अलावा जो जनरल इलनेस होती है, इनकी भी दवाई बनाकर बेचने की रिक्वेस्ट करते हैं। और इन्हीं मार्केट नीड्स को देखते हुए ईयर 2006 में ये पतंजलि दिव्य योग मंदिर के नाम से एक ट्रस्ट बनाते हैं, जिसे आज हम पतंजलि आयुर्वेद के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा इन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिव्य फार्मेसी नाम से भी एक ट्रस्ट बनाते हैं, जिसमें आज के डेट में इनके 2500 से भी ज़्यादा टोटल प्रोडक्ट्स है, जिसमें इनके 300 से भी ज़्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चर होते हैं, जिसे ये ऑल ओवर इंडिया में लगभग 3500 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ 47,000 रिटेल आउटलेट्स में बेचते हैं, जिनसे इनका एनुअल टर्नओवर 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा आता है। तो ऐसी कौन सी इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी रही है जिनकी वजह से ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद $35 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ ही ये इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट FMCG कंपनी बन चुकी है। पहला, बाबा रामदेव एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो इन्होंने बाबा रामदेव को एज ए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कहने का मतलब बाबा रामदेव ही पतंजलि ग्रुप का चेहरा बने, क्योंकि पतंजलि की शुरुआत के पहले ही बाबा रामदेव काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे और एक योगा सेंसेशन भी बन चुके थे। क्योंकि पतंजलि की शुरुआत तो ईयर 2006 में हुई थी, लेकिन इसके शुरुआत के पहले जब आचार्य बालकृष्ण जी अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन पर काम करते थे, तब बाबा रामदेव पैशनेटली एक योगा क्लासेस चलाते थे, जिसमें वो लोगों को योगा के बारे में एजुकेट करते थे और इसके साथ ही योगा सिखाते थे और इनके बेनिफिट्स भी बताते थे। और इसी उनके पैशन को देखते हुए संस्कार टीवी चैनल पर बाबा रामदेव के योगा क्लासेस का लाइव प्रसारण दिखाते हैं। और इसके बाद बाबा रामदेव ओवरनाइट एक योगा सेंसेशन बन जाते हैं। और इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए आस्था चैनल, जो कि संस्कार टीवी चैनल का एक कॉम्पिटिटर था, उन्होंने बाबा रामदेव को अगले 2 साल के लिए साइन करते हैं। और इसके बाद बाबा रामदेव का योगा प्रसारण इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी दिखाई जाने लगी, जिससे बाबा रामदेव के फॉलोअर्स काफ़ी बढ़ने लगे, जिनके विदेशों में भी काफ़ी फैन फॉलोइंग बन गई थी। और यही वो समय था जब ये दोनों पतंजलि को स्टार्ट करने की योजना बना रहे थे। और ईयर 2006 में जब पतंजलि के प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने के बाद बाबा रामदेव अपने योगा क्लासेस में ही लोगों को पतंजलि के प्रोडक्ट सजेस्ट करते थे, जिससे इनको मार्केट पेनिट्रेशन में काफ़ी मदद मिली। दूसरा, अम्ब्रेला ब्रांड स्ट्रैटेजी। तो पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचने के लिए अम्ब्रेला ब्रांड स्ट्रैटेजी का यूज़ करती है। और इसमें यह होता है कि कंपनी के जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, सबको एक ही ब्रांड नेम के अंदर लाकर बेचा जाता है और उसका प्रमोशन किया जाता है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने सभी प्रोडक्ट्स का एक सेपरेट आइडेंटिटी रखता है और वो अम्ब्रेला ब्रांड स्ट्रैटेजी का यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होता है। वो मैंने किसी दूसरे वीडियो में आपको बता दिया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन पतंजलि एक ही ब्रांड नेम के अंदर अपने जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं सभी को बेचती है, जिनसे इनका मार्केटिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। और पतंजलि के अलावा भी और बड़ी बड़ी कंपनीज भी ऐसा करती है। अम्ब्रेला ब्रांड स्ट्रैटेजी का यूज़ करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी से काफ़ी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। तीसरा, पतंजलि चिकित्सालय। तो इन्होंने लगभग टीयर 2 टीयर 3 सिटी में अपना पतंजलि चिकित्सालय ओपन किया, जिसमें जो अनसर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे उनको एक ब्रांड के अंदर लाकर सर्टिफाइड किया। अब वे पतंजलि सर्टिफाइड डॉक्टर्स बन गए थे, जिनके द्वारा पतंजलि चिकित्सालय में फ्री में लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता था। इसके बदले वो पेशेंट को पतंजलि स्टोर से ही मेडिसिन खरीदने का सजेशन देते थे। और इसको बोला जाता है रोल एंड कैमरा स्ट्रैटेजी। अगर आप कुछ साल पीछे देखें तो बेसिकली इस वाले स्ट्रैटेजी का यूज़ कोडैक, जो कि एक कैमरा ब्रांड था, वो भी काफ़ी करती थी।
जिसमें वो अपने कैमरा को सस्ते में बेचती थी, लेकिन उसके रोल को काफ़ी महंगे में बेचती थी, क्योंकि जो कैमरा लिया है उसे रील्स की ज़रूरत तो पड़नी ही थी। चौथा, पतंजलि आरोग्य केंद्र। जो लोग इनके पतंजलि आरोग्य केंद्र में लाइव योगा क्लासेस लेने आते थे और जो इनके सर्टिफाइड योगा ट्रेनर होते थे, वो लोगों को योगा के साथ साथ हेल्थ और फिटनेस की भी ट्रेनिंग देते थे। और अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज होती थी तो वो लोगों को आयुर्वेदिक मेडिसिन भी सजेस्ट करते थे। एंड अगेन यहाँ पतंजलि के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होती थी, जो कि पतंजलि का एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टैक्टिक्स का एक नमूना है। और इसके अलावा भी इन्होंने टीवी एडवर्टाइजमेंट में भी काफ़ी ध्यान दिया, जिसमें बाबा रामदेव फिर से पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं और एक एक करके सभी के फायदे बताते हैं, जिसमें आंवला का जूस से लेकर दंत कांति तक के सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है। जिनमें से इनका कुछ ही प्रोडक्ट्स है जिनसे इनका मेजर रेवेन्यू आता है, और वो है इनका घी, टूथपेस्ट, शैम्पू एंड हेयर ऑयल। तो पतंजलि के इतने सारे बिजनेस स्ट्रैटेजी देखने के बाद आप सबके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर बाबा रामदेव ही पतंजलि की नींव है तो उनके पास तो पतंजलि के अच्छे खासे शेयर्स होंगे। लेकिन आपको बता दूं, हकीकत में ऐसा नहीं है। और एक टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार जो मेजर शेयर होल्डर है वो है आचार्य बालकृष्ण जी, जिनके पास लगभग 94% पतंजलि के शेयर्स हैं। और बाकी के जो 3% शेयर हैं वो एक NRI कपल जिनका नाम सुनीता एंड श्रवण पोद्दार है, उनके पास है, जो कि लंबे समय से बाबा रामदेव के एक फॉलोअर्स रहे हैं। और इन्होंने ही बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आचार्य बालकृष्ण जी को लोन दिया था। हालांकि इनका लोन अमाउंट बहुत पहले ही पेड हो चुका है, लेकिन फिर भी एक इंटरव्यू में बालकृष्ण जी ये कहते हैं कि कंपनी में इनकी हिस्सेदारी अभी भी 3% है। तो अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी लर्निंग्स है जो आप पतंजलि ग्रुप से सीख सकते हैं। पहला, मार्केट नीड्स। तो इन्होंने मार्केट की नीड को समझा और इस बात पे अपना ध्यान केंद्रित किया कि लोगों को क्या चाहिए। जब इनके कॉम्पिटिटर बैद्यनाथ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को एज अ मेडिसिन बेच रही थी वही काली शीशी में, तो इन्होंने अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को एज अ FMCG प्रोडक्ट बनाकर बेचना शुरू किया, जिसे कोई भी आसानी से यूज़ कर सकता है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 70 साल का बुजुर्ग हो। और आज के डेट में सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स तो यूज करना चाहते हैं, लेकिन कोई वही पुराना चूरन यूज़ नहीं करना चाहता। तो इसको देखते हुए इन्होंने आयुर्वेद और टेक्नोलॉजी को मिलाकर अपने प्रोडक्ट्स को ही चेंज कर दिया, जिसमें आयुर्वेद के फायदों के साथ ही FMCG प्रोडक्ट्स है। एग्जाम्पल इनका दंत कांति टूथपेस्ट, और इनका जो मेजर रेवेन्यू सोर्सेज है वो भी इन्हीं कुछ प्रोडक्ट से ही आता है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के एक न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार आचार्य बालकृष्ण जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बड़ी बड़ी कंपनीज जब कोई अपना नया प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करती है तो एक बड़ी लेवल पे मार्केट रिसर्च कंडक्ट करती है कि वो प्रोडक्ट्स उनका चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने जो कुछ भी बनाया है वो कस्टमर की नीड को ध्यान में रख कर बनाया है। दूसरा, कैच योर कस्टमर्स इमोशन। तो पतंजलि की शुरुआत में जब इनका ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स नहीं होते थे, तब इन्होंने मार्केट में खुद की प्रेजेंस को बनाने के लिए दुकानदारों से ये अपील करी कि वो इनके प्रोडक्ट्स को अपने दुकान में रखे और बेचे, क्योंकि ये ओरिजिनल मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स है और पूर्णतः एक स्वदेशी प्रोडक्ट्स है, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वदेशी ड्रीम को पूरा करता है। और यही बात लोगों के नेशनल सेंटीमेंट को टच करता है, चाहे वो कस्टमर हो या ट्रेडर। एक इमोशनल कनेक्शन के कारण ही बहुत सारे शॉपकीपर्स लो मार्जिन के बावजूद भी पतंजलि के प्रोडक्ट्स को अपने शॉप में रखने लगे। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट करती है जिससे वो अपने कस्टमर से इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं। आपने गूगल के साथ भी ऐसा देखा होगा, जिसमें वो भी इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी ऐसी एडवर्टाइज चलाती है जो कि लोगों को इमोशनली कनेक्ट करता है गूगल से। तीसरा, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो इन्होंने अपने प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे भी काफ़ी ध्यान दिया, क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो इन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए बाकी जो FMCG और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट की प्राइस को काफ़ी कम रखा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये कस्टमर गेन कर सके, वो भी जितनी जल्दी हो सके। तो अगर आप भी अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर गेन करना चाहते हैं तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो इन्होंने अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया है, जहां से ये अपने प्रोडक्ट्स को 3 टाइप के अपने आउटलेट में सेल करते हैं। पहला इनका आउटलेट है पतंजलि चिकित्सालय, जो बेसिकली इनके द्वारा बनाया गया एक क्लिनिक है। और दूसरा इनका आता है पतंजलि आरोग्य केंद्र, जो एक हेल्थ एंड योगा सेंटर है, और वहां से भी ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। अब अगला इनका तीसरे आउटलेट को कहा जाता है स्वदेशी केंद्र, जहां आपको मोस्टली इनके FMCG प्रोडक्ट्स ही देखने को मिलेंगे, जो कि एक नॉन क्लिनिक केंद्र है। और ऐसे ही इनके पूरे इंडिया में लगभग 15,000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं,
जहां से ये हजारों करोड़ों का बिजनेस करते हैं। और इन सब के अलावा जो देश के बड़ी बड़ी रिटेल चेन है वहां भी ये अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। और इनका ये प्लान है कि ये अपने आउटलेट्स को 15,000 से 1 लाख आउटलेट्स तक लेके जाना चाहते हैं। और बात करें इनके एक्विजिशन की, तो अभी कुछ महीनों पहले ही पतंजलि ने रुचि सोया को एक्वायर किया है। और अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये इनको कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है हमारा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में हमको ये ज़रूर बताइए कि इस केस स्टडी का कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा।